राइट। तो abdomen को पैल्पेट करने की वजह हम आपको पिछले abdomen को एग्जामिन ही क्यों करते हैं ये आपको हम बता रहे हैं। वाई abdomen एग्जामिन, बिकॉज मरीज में कोई कंप्लेंट है और हम उसकी वजह जानना चाहते हैं कि वजह क्या है। तो इसलिए abdomen को हम इंस्पेक्ट भी करते हैं, यानी खाली ऑब्जर्व करते देखते हैं, ठीक है, और पैल्पेट करके भी देखते हैं, abdomen को छूकर दबाकर हल्का सा फर्मली प्रेशर डाल के दबा के देखते हैं। ऑलराइट। तो जैसा कि हम हमेशा शुरू से बताते हैं आपको कि मरीज कोई कंप्लेन करता है तो अगर उस कंप्लेंट में कोई विशेष बात होती है तो खास बात होनी चाहिए। जैसे कोई प्रॉब्लम है जो लंबे समय से मौजूद है, जैसे पेट में दर्द होता है और लंबे समय से होता है, राइट। लंबा समय का मतलब महीनों हो गए, हफ्तों हो गए, परेशान है उससे, पहले कम होता है तब ज्यादा होता है, ये कब्जियत रहती है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, या पेट फूलता जा रहा है, मतलब इस तरह की कंप्लेंट है जो लंबे समय से मौजूद है, तो मरीज को हम एग्जामिन करेंगे ताकि हम वजह पता लगा सकें कि वाई इज इट सो। कभी कभी लोगों में नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती हैं। नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट का मतलब कि दिन ब दिन वजन कम होता जा रहा है, तो दिन ब दिन का मतलब हम पूछते हैं कितने दिनों से ऐसा लग रहा है या कब से लग रहा है ये, कि जी तो महीनों हो गए, याद नहीं ठीक से, लेकिन 4-5 महीने हो गए। और कोई परेशानी? और क्या डॉक्टर साहब, खाना खाने का मन नहीं करता, जैसे मतलब इस तरह की बातें करते हैं। और भी है, जैसे दिन ब दिन कमजोरी होती जा रही है नहीं, ये दिन हफ्तों नहीं हफ्तों गुजर गए हैं, बुखार है, बुखार नहीं उतर रहा है। तो इस तरह की बातें अगर होती हैं तो हम मरीज के एब्डोमेन का एग्जामिन करते हैं। एब्डोमेन का मतलब है कि ऑब्वियसली जब हम कोई बड़ी बात होती है, जैसे बुखार है, बुखार नहीं उतर रहा है, तो पहले हम मरीज को एक जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सरसरी तौर पर हम एग्जामिन करते हैं। और ये पॉइंट्स हम आपको बता चुके हैं कि क्या देखा जाता है, राइट। जैसे हमें पॉइंट्स जब बाद मालूम होते हैं तो हम जाके क्या करते हैं, देखते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम बता चुके हैं कि क्या देखा जाता है, और हम लोग रिपीटेडली पढ़ते रहते हैं। ये नहीं कि किसी को ये लगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमारा तो छूट गया। तो जिनका छूट गया वो छूट गया, वो हम लोग पढ़ते रहते हैं, लगातार चलता रहता है, राइट। तो abdomen का एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मरीज में abdomen में कोई परेशानी है ना, बहुत सारी वजह से किया जाता है। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। कहाँ देख ले? अभी मैं अभी तो मैं क्लास में हूँ, उसके बाद चेक करूँगा। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक हम नहीं कहते हैं। ठीक, ओके।
ऑलराइट। तो पैल्पेशन एब्डोमेन, एब्डोमेन का पैल्पेशन हम लोग करते हैं। जैसे कल हमने आपको लिवर का पैल्पेशन बताया था कि लिवर को हम किस तरह पैल्पेट करते हैं। तो मरीज ऐसे लेटा हुआ है, हम एब्डोमेन को पैल्पेट करते हैं। ऑलराइट। आप जानते हैं ये स्टर्नम है, चेस्ट बोन, ये कॉलर बोन है, क्लेविकल है। राइट। यहाँ पर देयर इज अ काइंड ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग सारी बातों का मतलब समझने लगते हैं। स्टर्नम है ये, ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन है, सेंट्रल ये पसलियां हैं। ये पसलियां आगे की तरफ हैं, ये साइड में घूमते हुए पीछे जाती है और रीढ़ की हड्डी से जाके जुड़ती हैं ये पसलियां। राइट। यहाँ पर आपको हमने बता रखा है कि ये डायफ्राम है, दिस इज पार्टीशन। राइट। हमने आपको बताया था कि यह डायफ्राम के नीचे और पसलियों के पीछे यहाँ लिवर रखा हुआ है। दिस इज लिवर। यहाँ तिल्ली रखी हुई है, स्प्लीन। राइट। यहाँ आपको बताया था पूरे एब्डोमेन में जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें पेरिटोनियम है। यहाँ इधर लाइक फेफड़ा है, इधर भी और इधर भी। और यहाँ हार्ट रखा हुआ है। दोनों फेफड़ों के बीच का जो स्पेस है आगे से पीछे तक, दैट इज मीडियास्टिनम। तो दिस इज फेफड़ा, ये ये हार्ट है। राइट। तो नॉर्मली आपको हम हमेशा ये बताते हैं कि जैसे ये एब्डोमेन है,
ये एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन है, तो ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये साइड है, फ्लैंक्स साइड है। यहाँ ये जो है ये डायफ्राम है, ये फेफड़ा है, जैसे एक तरफ हमने रख रखा है, एक लगा दिया यहाँ, आप समझिए दो है, बीच में हार्ट रखा हुआ है, राइट। ये डायफ्राम ऊपर होता है, नीचे आता है, इससे आदमी सांस लेता है। समझ में आ गया। ये झिल्ली जो है, जो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और इस पे भी लगी होगी, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये झिल्ली इस पे भी लगी होती है, इसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो पेरिटोनियम है ये सेल्स की बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स की बनी होती है। तो देखिए साइड में लगी है, इधर लगी है, इस पे भी चिपकी हुई होगी, ये है पेरिटोनियम, और ये सेल की बनी हुई है ये, राइट। उसके बाद इसी पेरिटोनियम का एक फोल्ड नीचे लटक रहा है, ये लटक रहा है, ये लटक रहा है, ये किसी से चिपका हुआ नहीं है, ये इसमें चर्बी होती है, मतलब ये पेरिटोनियम है ही, इसमें बहुत सारी चर्बी है, इसके अंदर चर्बी के सेल्स हैं, इसे हम लोग ओमेंटम बोलते हैं, ओमेंटम। जैसे ये यहाँ पर है, प्रोटेक्टर की तरह से है ना, चर्बी है। आप जानते हैं कि चर्बी का शरीर में एक रोल होता है, दे हैव अ रोल टू प्ले। शरीर के अंदर जो चर्बी के सेल्स है, जैसे ओमेंटम के अंदर जो पेरिटोनियम के सेल है, मीजोथीलियल सेल, वो तो है ही है, इसमें चर्बी के सेल्स भी हैं, एडिपोज सेल जिनके अंदर चर्बी इकट्ठा है, ट्राइग्लिसराइड्स इकट्ठा है, और वो कुशन की तरह काम करते हैं एब्डोमेन के आगे, कि जैसे पेट में अगर कोई भूसा मार दे या कोई चोट लग जाए तो ये उसको झेल लेते हैं। नंबर वन, एक काम है इनका। दूसरा, ये चर्बी जो होती है ये अपने पास एनर्जी स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। यानी अगर हम खाना ना खाएं अगर, तो शरीर को एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 4 5 दिन अगर गुजरने लगे, मतलब समय गुजरता जाए, कोई आदमी खाना ही ना खाए, तो उसको खाना, उसका बॉडी जिंदा कैसे रहती है, एनर्जी मिलती है उसको। तो एनर्जी कहीं ना कहीं से आती है, तो बॉडी के सेल्स से, जैसे ये सेल्स है जो चर्बी के सेल्स हैं, उन्हें फैटी एसिड्स रिलीज होता है और उससे एनर्जी बनती है, बॉडी उससे एनर्जी का इस्तेमाल करती है, कम से कम जिंदा रहती है। शरीर की चर्बी गायब होने लगती है, बिकॉज हर चीज चर्बी घुलकर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यह है मोमेंटम, क्योंकि उसका जिक्र बहुत आएगा। और इसी तरह से आपको हमने बताया था कि इसी मोमेंटम का, जैसे ये जो पेरिटोनियम है, देखिए बेसिकली जो लेयरिंग है दैट इज पेरिटोनियम, राइट। तो इसी लेयर का एक फोल्ड है, जैसे एक फोल्ड है, और ये आते हैं, जैसे इस फोल्ड ने इस आंत को ऐसे कर रखा है। अब ये आंत है, ये ऐसे चलती भी रहती है और इससे लगी हुई भी है। ये जो आंत का फोल्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जाने, ये फोल्ड है, ये दो हैं, ये दो फोल्ड है, ये इसे हम लोग मेसेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसेंट्री। ठीक है, हम बार बार बताते रहते हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें, है ना। जैसे यहाँ पेरिटोनियम का फोल्ड है, इससे ये चिपका हुआ है ऐसे, और इसमें ये आंत है लगी हुई। समझ में आ गया? अब इसमें पूरा फोल्ड होता है ऐसे,
हमने थोड़ा सा बना के दिखाई है, इससे जिससे कि ये चलती आंतें चलती हैं तो चलने की फ्रीडम रहे और साथ में एंकर भी रहे, यानी किसी एक जगह पर, जैसे हम एक बकरी के गले में डोरी डाल के उसे खूंटे से बांध देते हैं ताकि वो इधर उधर चलती भी रहे, चलती भी रहे और एक लिमिट से ज्यादा दूर न जाने पाए, इसीलिए ये इसी तरह ये हाथ है, ये फोल्ड है। तो कभी कभी इस मीजेंट्री में बीमारी हो जाती है, इसके बीच में पानी भर जाता है, उसको हम लोग मीजेंट्रिक सिस्ट बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे हम बार बार बताते रहेंगे, तभी तो आपके दिमाग में ये बातें बैठती हैं। तो हमेशा हम ये बात बोलते हैं कि एक बार में नहीं, अनेक बार पढ़ेंगे तब सारी बातें समझ में आती है, और तब आपको बातों को रटने की नहीं जरूरत पड़ती, आप समझ जाते हैं। राइट, ये तो ऑर्गेनाइजेशन था, जैसा भी यहाँ हमने बना दिया कि नीले रंग से कि ये पेरिटोनियम का फोल्ड है। अब आपने थोड़ा सा विजुअल है, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम इसका मतलब क्या है इसका। और एक चीज और आपकी बात समझ में आती है, ये जो अब्डोमिनल कैविटी है ना, ये पसलियां हैं, इसको ढके हुए हैं। लिवर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ तो है नहीं, डायफ्राम के नीचे पसलियों के पीछे लिवर यहाँ रखा हुआ है, उसके पीछे किडनी भी रखी हुई है, लिवर के नीचे गॉलब्लैडर भी रखा हुआ है, इस साइड में तिल्ली रखी है, पसली के पीछे, डायफ्राम के नीचे। समझ गए आप? दाहिनी किडनी इस साइड में रखी है, बाई किडनी दाहिनी इस तरफ, बाई इस तरफ, एक तरफ तिल्ली है आगे, एक तरफ क्या है, लिवर है आगे। तो ये आपको इमेजिनेशन करना होता है। तो हमें स्पेशल पैल्पेशन करना होता है कि अगर लिवर बीमार है तो लिवर का साइज बड़ा होगा, तिल्ली बीमार है तो, या तिल्ली लिवर बीमार है, या लिवर पर किसी बीमारी का असर है, या स्प्लीन बीमार है, या स्प्लीन पर किसी बीमारी का असर है, उसमें इनका साइज बड़ा होगा। तो हम कॉस्टल मार्जिन पर, ये जो रिब की मार्जिन है, ये मार्जिन, हम यहाँ पर लिवर को छू सकते हैं अगर बीमार है तो। नहीं बीमार है तो नहीं छू पाएंगे हम, ये आपको समझना है। राइट, कल हमने आपको ये बात बताई थी। नॉर्मल इंसान है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, उससे जब हम कहते हैं कि सांस, जरा गहरी सांस लो, जैसे वो आदमी लेटा हुआ कहते हैं गहरी सांस लो, तो गहरी सांस लेने में डायफ्राम नीचे मूव करेगा, हवा इसके अंदर भरेगी, डायफ्राम नीचे मूव करेगा, हवा इसमें भरेगी, और वो जितनी देर तक सांस, गहरी सांस अंदर लेके रोके रखेगा, ये लिवर अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे उतर जाएगा। लिवर अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे उतर जाएगा। लेकिन नॉर्मल इंसान में हम मरीज के लिवर को पैल्पेट नहीं कर पाएंगे, छू नहीं पाएंगे हम। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हाथ रख के पैल्पेट करते हैं, कल आपको बताया था हमने। ऑलराइट, लेकिन अगर लिवर बीमार है तो लिवर बीमार है तो ऐसा होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको दे, आपको
जैसे एक आदमी आता है कि डॉक्टर साहब कुछ दिनों से बहुत कमजोरी लगती है और सांस फूल रही है डॉक्टर साहब कमजोरी लग रही है और सांस फूल रही है। तो आपने मरीज को एग्जामिन किया है, तो देखिए इसमें पेट की बात हुई है। उसने कहा कमजोरी लग रही है और सांस फूल रही है। आप पूछेंगे और कुछ? डॉक्टर साहब बस सांस फूल रही है, कभी कभी खांसी आ जाती है, कमजोरी लग रही है डॉक्टर साहब बहुत जो है, बस सांस फूलती है डॉक्टर साहब। हाँ, कई बार बोलते बोलते वो आपका डॉक्टर साहब सांस फूलती है बहुत जो है, इसमें फूल रही है हमारी। कब से? डॉक्टर साहब तबीयत तो समझ लो बहुत दिन से खराब है, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहे हैं हमारी सांस फूल रही है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, तो फिर हम नॉर्मल प्रोटोकॉल, बिकॉज मरीज कह रहा है कि काफी दिन से तबीयत खराब है, क्या है कि कमजोरी लगती थी, अब तो सांस फूलने लगी है। कितने महीने कितने दिन हो गए कि साहब? हफ्तों हो गए, महीनों हो गए, कितने महीने फिर भी अंदाजा? डॉक्टर साहब लमसम लमसम, लोग बोलते हैं लमसम लमसम, समझ लो 6 महीने हो गए। उससे पहले कोई परेशानी नहीं? डॉक्टर साहब याद नहीं है, लेकिन लगता नहीं उससे पहले कोई परेशानी नहीं थी। तो हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, बिकॉज बात 6 महीने की है। हम मरीज का एक जनरल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे और नियमानुसार जनरल एग्जामिनेशन करने के बाद मरीज के हार्ट को सुनेंगे, मरीज के लंग्स को सुनेंगे, एग्जामिन करेंगे। सुनेंगे इसलिए हम लोग बोलते हैं बिकॉज स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। स्टेथोस्कोप लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, इनकी आवाज सुनते हैं। और हार्ट और लंग्स को एग्जामिन करने पर हमें लगा कि दोनों में गड़बड़ है, और हमें लगा कि ये मामला हार्ट का है। हमने मरीज के अब लिवर को एग्जामिन किया, तो हमने मरीज के लिवर को लेटा कर एग्जामिन जब किया, तो हमने देखा कि मरीज का लिवर का साइज बढ़ा हुआ है। लिवर मतलब मरीज से जब हमने कहा गहरी सांस लो, तो गहरी सांस लेने पर लिवर नीचे उतर रहा है, और लिवर नीचे उतर कर हमारे हाथ से टकरा रहा है। तो ये हमें बताता है कि अगर किसी मरीज में कार्डियक डिजीज या हार्ट में बीमारी है, तो कार्डियक डिजीज का एविडेंस मिलेगा हमें जब हम मरीज को एग्जामिन करेंगे, हार्ट को एग्जामिन करेंगे। कार्डियक डिजीज की वजह से फेफड़े पर असर पड़ेगा, और इस कार्डियक डिजीज की वजह से ही लिवर पर असर पड़ेगा। तो हमने लिवर का जो एग्जामिनेशन किया है, लिवर का एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए थोड़ी ना किया जाता है कि मरीज जो है वो आ, पेट की बात कर रहा है, राइट। तो ये है, हम लोग जानते हैं कि जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड आता है नीचे से, एब्डोमेन से, है ना। बस अब हार्ट है, ये हम खोल के बना रहे हैं, ऑब्वियसली नीचे से ब्लड आता है। हार्ट इस ब्लड को पंप करता है। जैसे यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि नीचे से ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो हार्ट में ये ब्लड आया, यहां से, जैसे
यहां से ये ब्लड आता है, यहां से होते हुए इसमें हार्ट में जा रहा है। हम बोलते हैं ये यहाँ की वेन है, फीमोरल वेन है, फिर इलियक वेन्स है, फिर इंफीरियर वेना केवा है, ये इसके अंदर ब्लड लेके जा रहा है। तो इंफीरियर वेना केवा जो ब्लड लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें हेपेटिक वेन भी जुड़ी थी, लिवर की वेन भी है। तो इसमें लिवर का वेन भी जुड़ा हुआ, हेपेटिक वेन। राइट। अब ये ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से ये ब्लड यहां आता है, और ये ब्लड आने के बाद फिर ये सप्लाई हो जाता है, बॉडी को सप्लाई हो गया। राइट। जैसे ये नीचे से ब्लड आया था, नीचे से ब्लड गया, एब्डोमेन से ब्लड गया, यहां से ब्लड गया, क्यों गया? क्योंकि ये ब्लड यहां जाएगा, यहां जाएगा, इसमें जाएगा, ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेने के बाद इस साइड में आएगा, और इस साइड में आने के बाद जहां जहां से ब्लड आया था वहां वहां ब्लड वापस चला जाएगा। बस लाने वाला वेन था, सप्लाई करने वाली आर्टरी थी। जैसे लिवर को ब्लड सप्लाई करने वाली हिपैटिक आर्टरी होती है, तो हिपैटिक आर्टरी आती है, इसको सप्लाई देती है, ऑक्सीजन देती है, और ऑक्सीजन देने के बाद वापस चली गई। तो देखिए, एक उदाहरण आपको देते हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि अगर ये जो हार्ट है, हार्ट का जो लेफ्ट साइडेड हार्ट है, जैसे ये बीमार हो गया और ये ब्लड पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में अगर ये ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आदमी को कमजोरी रहती है, कमजोरी बनी रहती है। धीरे धीरे इमेजिन कीजिए कि यहां से और यहां से जो ब्लड जाता है इसमें, वो यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, लेकिन यहां से जब ब्लड होकर गुजरता है तो बदल जाता है, ये इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से लदा हुआ ब्लड ये बॉडी को मिलता है। तो अगर हार्ट कमजोर होने लगा, पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है, तो ये पंप नहीं कर पा रहा है तो पीछे कंजेशन हो जाएगा, जैसे जाम लग जाएगा। ठीक है। ठीक। तो जब जाम लग जाएगा, जाम का मतलब कि जैसे ये सर्कुलेशन तो जारी रहेगा, लेकिन जितना निकलता है उतना वापस नहीं आ रहा है, तो इसलिए आगे यहाँ फर्दर यहाँ पे जैसे जाम है, तो जाम होने की वजह से इसका पानी बाहर निकल गया। राइट। यहाँ जो था इसका पानी बाहर निकल गया, बिकॉज जो ब्लड यहां से वापस जाना था वो नहीं जा पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका पानी बाहर निकल जाता है, इससे लिवर का साइज बढ़ जाता है। तो हार्ट बीमार है, लंग्स में पानी भर रहा है, लिवर में पानी भर रहा है, तो इसी वजह से मरीज में परेशानी हो रही है, कमजोरी आ रही है ना, बिकॉज हार्ट बीमार है, कमजोर है, सांस फूल रही है बिकॉज फेफड़ा बीमार है। राइट। और मरीज का लिवर भी लपेटे में आ रहा है, लिवर का साइज बढ़ा है, लिवर के अंदर पानी भर रहा है जो है, इसकी वजह से मरीज को परेशानी होती है, जैसे भूख भूख वूख लगना बंद हो जाती है। तो
जैसे हर ऑर्गन की जिम्मेदारी फिक्स करना और बातों को समझना, जैसे मरीज ने अगर नहीं कहा, जब मरीज को एग्जामिन कर लेंगे तो आप उससे कहेंगे यार तुमने एक बात नहीं बताई कि क्या, तुम्हें एक परेशानी और है क्या, कि तुम्हारा खाना वाना तो भूख भूख नहीं लगती होगी, खाना वाना ठीक से पचता नहीं होगा, कि डॉक्टर साहब इतनी परेशानी, सांस इतनी फूल रही है, उसी से हम इतना परेशान है, और क्या बताते हैं हम जो है। हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, भूख भूख भी नहीं लगती, खाना भी नहीं पचता जो है। तो हम जानते हैं कि बिकॉज अगर लिवर बीमार है तो लिवर बीमार होने से आदमी को भूख नहीं लगेगी और आदमी का खाना ठीक से पचेगा नहीं। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आएगी, क्यों 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 क्यों, तो क्यों के सवाल के जवाब सुनते रहिए, मिलते रहेंगे जवाब। कल आपको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे कि लोगों में मलेरिया हो गया, लोगों में एड्स हो गया, लोगों में टीबी हो गई, लोगों में ब्लड का कैंसर हो गया, तरह तरह की बीमारियां होती जिनकी वजह से लिवर का साइज बढ़ जाता है। कभी कभी लिवर खुद बीमार हो जाता है, लिवर खुद बीमार हो गया, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, अमीबिक हेपेटाइटिस, ये कल आपको हमने बताई थी। ठीक है। ऑलराइट। इसी तरह से लिवर का जो लंप होगा, मतलब लंप का मतलब लिवर का अगर साइज बड़ा हुआ है, लिवर का साइज हिपैटोमेगैली अगर है, हिपैटोमेगैली, इसके और भी कारण होते हैं, आपको कई सारे कारण आपको बता दिए हमने। समटाइम लिवर में कैंसर है, तो लिवर बहुत गर्म होता है, जब हम साइज बड़ा होगा और मरीज के इसको छूते हैं तो हमको लगता है गर्म है जो है। लिवर में इन्फेक्शन है, मतलब लोकल लिवर की बीमारियां या और तमाम सारी बीमारियां, उनकी वजह से लिवर का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। राइट। अब एक मुद्दा वो जो आता है ना कि क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, ऐसा क्या है, इसी के लिए हम लोग पैथोलॉजी पढ़ते हैं कि क्यों के हर क्यों का जवाब उसमें होता है। पैथोलॉजी हमें सोचने समझने का तरीका सिखाती है कि कैसे लिवर की ब्लड की बीमारी की वजह से लिवर का साइज बढ़ जाएगा, या एड्स की वजह से लिवर और इनका साइज बढ़ जाएगा, या टीबी की वजह से इनका साइज बढ़ जाएगा। राइट। तो ये धीरे धीरे हम ये सब बातें सीखते हैं। ऑलराइट। हाँ, हम ये कह रहे थे कि लिवर का जो साइज अगर बढ़ा हुआ है, तो जैसे साइज बढ़ा हुआ है तो आप इसको छू पा रहे हैं, तो ये सांस, जब आदमी सांस अंदर लेगा बाहर निकालेगा, तो ये डायफ्राम जो ऊपर नीचे होता है ना, तो ये लिवर भी ऊपर नीचे होता है। राइट। जैसे मरीज को अगर हम देखते हैं, तो जब आदमी सांस लेता है, यानी जब हवा अंदर आती है, तो जैसे यहाँ लिवर है तो लिवर नीचे उतरता है, और इसी के साथ साथ पेट भी, पेट के अंदर भी मूवमेंट होता है। बिकॉज जब लिवर डायफ्राम नीचे उतर रहा है, तो इससे यहाँ पर ये बंद है, यहाँ पर देखिए बंद है, यहाँ पर एक और डायफ्राम है जिसे हम पेल्विक डायफ्राम बोलते हैं। ये भी हमने आपको बताया है कि अगर कभी किसी मरीज में हम ये देख रहे हैं कि आदमी जो सांस ले रहा है, तो सांस लेने में अब्डोमेन में ऊपर नीचे वाला मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये भी बीमारी की अलामत होती है।
पेरिटोनाइटिस याद होगा आपको, बताया था। और इसी तरह से, है ना, बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लिवर का साइज अगर बढ़ा होगा, तो लिवर का साइज जब होगा, जैसे आप यहाँ पे हाथ लगाए हुए हैं या आपके हाथ से टकरा रहा है, तो आप देखेंगे जब आदमी सांस ले रहा है तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, यानी थोड़ी देर के सांस के साथ जब आदमी सांस बाहर निकालता है तो ऊपर चला गया, फिर आगे टकरा रहा है, फिर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इट हम लोग बोलते हैं कि लिवर का साइज अगर बढ़ा हुआ है, तो जो जिसका जब बढ़ा हुआ साइज है, ये रेस्पिरेशन के साथ मूव करता है। इसी तरह अगर स्प्लीन का साइज बढ़ गया, उसे हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीन का साइज बढ़ गया, स्प्लीनोमेगैली। 1 से 2 गुना हो गया, 3 गुना हो जाता है, तब जाकर स्प्लीन पैल्पेट हो पाता है, देन इट बिकम्स पैल्पेबल। स्प्लीनोमेगैली यानी स्प्लीन का साइज बढ़ गया, और हम स्प्लीन को फील कर पाते हैं लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन पे। ये कॉस्टल मार्जिन कहलाता है। तो स्प्लीनिक लंप की जो खास बात होती है वो ये होती है कि स्प्लीनिक लंप नाभि की तरफ डायरेक्टेड होता है। जैसे यहाँ नाभि है, अम्लाइकस, इसकी तरफ डायरेक्टेड होता है। and it also moves with respiration. राइट। बट कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो बीमारी की वजह से आदमी बहुत ज्यादा कमजोर होता जाता, वेट लॉस हो जाता, पतला दुबला होते लगता है, पेट जो है वो गड्ढे में घुसने लगता है। याद है आपको बताया था कि कभी कभी लोगों का पेट अंदर धंसने लगता है ऐसे, पैर पतले पतले हो गए, पेट अंदर की तरफ धंसता जा रहा है, पसलियां दिखाई देने लगी। It indicates some kind of serious problem. तो कभी कभी जब लोगों का बहुत कमजोर हो रहे हैं, पेट गड्ढे में घुस रहा है, कभी कभी स्प्लीन का, कुछ बीमारियों में स्प्लीन का साइज इतना होता है कि वो नाभि को टच कर रहा होता है, कभी कभी नाभि को भी क्रॉस कर जाता है। इट कम्स ऑन दिस साइड। तो इसे पैल्पेट करने की जरूरत नहीं होती है, ये दिखाई देने लगता है कि स्प्लीन का साइज इतना बड़ा हुआ है। तो देखिए, स्प्लीन इज अ स्मॉल ऑर्गन, स्प्लीन स्मॉल ऑर्गन है, और ये बेसिकली समझ लीजिए कि मोटे मोटे तौर पर
शरीर का सबसे बड़ा थाना है ये, सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है ये, कि शरीर के अंदर जो भी गंदगी होती है, जैसे बैक्टीरिया वायरस है, वो पकड़े जाते हैं यहाँ, मारे जाते हैं यहाँ, राइट। शरीर के जो बूढ़े सेल्स हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, वो मारे जाते हैं, मतलब मारे क्या जाते हैं, उनको एक तरह से सर्कुलेशन से निकाल के खत्म कर दिया जाता है उन्हें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इस तरह से समझना, राइट। तो स्प्लीन स्प्लीन का साइज जितना बड़ा है, उसका दुगना भी अगर दुगना हो जाए अगर, तो इसका मतलब बीमारी की अलामत है, बीमारी किसी बीमारी में इन्वॉल्व है ये, लेकिन ये फील नहीं होता। कभी कभी तिगना हो जाता है, तिगना हो जाता है, तब जाकर कहीं इसको हम फील कर पाते हैं, वो भी जरा सा। कैसे फील करेंगे हम? मरीज को हम कहते हैं गहरी सांस लो, तो गहरी सांस लेगा, गहरी सांस लेगा, हम यहाँ पर लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन में इसे फील करेंगे। ठीक है। तो ये से स्प्लीन है, स्प्लीन ये अंदर है, ये हमारे हाथ से आके टकराता है, हाथ से आके टकराएगा। वाई हम यहाँ पर इस बात से रुक क्यों गए हैं? क्योंकि कभी कभी जैसे लोगों में कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए एक आदमी में टीबी है, एक आदमी में मलेरिया है, एक आदमी में कालाजार है, एक आदमी में मान लीजिए ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर है, या हिमोलिटिक एनीमिया यानी आरबीसी बीमार है, आरबीसी टूट रहे हैं, इस तरह की बीमारी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मरीज को हमने डायग्नोसिस बनाई है, मरीज के बातचीत करने पर अंदाजा हमें लगा है कि मरीज में इस तरह की बीमारियां हैं, और हमने मरीज के स्प्लीन को पेल्पेट किया, लेकिन हमें स्प्लीन पेल्पेट नहीं हुआ। तो अगर हमें स्प्लीन पेल्पेट नहीं होता किसी बीमारी में, बिकॉज हमें शक है कि स्प्लीन का साइज बड़ा होना होगा, तो स्प्लीन का पेल्पेट ना होना इस बात की गारंटी नहीं है कि स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ नहीं है। जैसे सबसे छोटी सिंपल बात, जैसे एक आदमी में टाइफाइड फीवर है, राइट। टाइफाइड फीवर का मतलब यह है कि ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत बड़ी आंत जहां पर जुड़ती है, टाइफाइड का बैक्टीरिया इसमें घुस गया है। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी है ना। हम लोग फार्माकोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में बहुत पढ़ते हैं, वो हमें बैक्टीरिया के ज्ञान से बता देता है कि बैक्टीरिया से किस तरह की बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो टाइफाइड फीवर में दरअसल साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को अटैक कर देता है। जैसे आदमी जो खाना खाता है, जो पानी पीता है, उस पानी में, उस खाने में टाइफाइड का बैक्टीरिया आया, उसने आंतों को अटैक कर दिया, इसकी वजह से बुखार आ गया। ठीक है। ये बैक्टीरिया ब्लड में भी चला जाता है, तो बैक्टीरिया ब्लड में चला जाएगा, तो अगर ये शरीर का सबसे बड़ा थाना है ये, तो बैक्टीरिया ब्लड तो हर जगह जाएगा,
तो ब्लड जब यहाँ से होकर गुजरता है तो ये बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के मारता है, ये इसीलिए इसका साइज बढ़ा हुआ होगा। अब एक मरीज आता है, डॉक्टर साहब बुखार आ गया। क्या आपका अच्छा तो बुखार उतर नहीं रहा डॉक्टर साहब। तो देखिए, जो लोग जिन्हें समझ नहीं होगी वो फौरन कहते हैं कि टेस्ट कराओ। ऑब्वियसली हम भी बोलते हैं टेस्ट कराओ, लेकिन हमारी और बिना पढ़े लिखे लोगों की उसमें समझ में फर्क होता है। बुखार उतर नहीं रहा है, तो बुखार क्यों नहीं उतर रहा है, पहले हम मरीज को एग्जामिन करते हैं। हम मरीज से पूछते हैं कि बुखार कैसा बुखार आ रहा है, मतलब दिन रात बुखार रहता है, कोई ऐसा तो नहीं किसी खास समय पर बुखार आता हो। ये सवाल करना भी आप क्लिनिकल में सीख जाते हैं। कितना बुखार आता है, नापा है कभी कि डॉक्टर साहब नापा भी है, कम से कम 104-105 हो जाता है बुखार, बहुत तेज बुखार होता है। ठीक है, तो आप मरीज को एग्जामिन करते हैं, आपको लगता है कि और पेट वेट में कोई तकलीफ है, डॉक्टर साहब पेट वेट में तो ऐसी कुछ भी, जैसे कोई पखाना पतला हुआ हो या कब्जियत लग रही हो या कहीं पे कुछ भी दर्द लग रहा हो, डॉक्टर साहब नोटिस नहीं किया, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बस हाँ कुछ पेट जैसे फूला फूला सा लग रहा है। ठीक है, तो आप मरीज को एग्जामिन करते हैं, लेट गया मरीज, तो जो हमारा तरीका है हमें तो नहीं मालूम ना, तो हम मरीज को जो बुखार आ रहा है हम ऊपर से एग्जामिन करते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते पेट की तरफ आते हैं। और जो हमारा तरीका होता है कि हम लोग पहले पैल्पेट करते हैं, ये एरिया स्पेशल होता है, हम इस पर थोड़ा जोर लगाते हैं, यहाँ ठीक है, ये डॉक्टर साहब थोड़ा दुख रहा है ये। अब आप मरीज को इसको देखते हैं तो इसमें स्क्रीन का साइज अगर बढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हो सकता है कि मरीज के अंदर टाइफाइड फीवर, तब आप टेस्ट लिखते हैं। लेकिन अगर स्क्रीन का साइज बढ़ा हुआ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइफाइड फीवर नहीं हो सकता है, बिकॉज स्क्रीन का साइज तो बड़ा हो सकता है, 2 गुना 3 गुना हो सकता है, 3 गुना के बाद 4 गुना होगा, तब पता चलेगा ये जो। और कभी कभी हमें टाइफाइड फीवर में मिलता है कि स्क्रीन का साइज बढ़ा हुआ है, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए ना हमें, तभी तो हम इसको ढूंढेंगे। तो टाइफाइड का इलाज सब करते हैं, टाइफाइड के इलाज के लिए विडाल टेस्ट सब लिख देते हैं, लेकिन ये तक पता नहीं होता कि टाइफाइड होता क्यों है, बेसिक प्रॉब्लम कहां पर है जो। राइट, तो क्यों है, जैसे ब्लड में कैंसर हो गया, ब्लड बीमार हो गया, राइट, या शरीर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया, बैक्टीरिया घुस गया, ये सब घुस गया, वायरस घुस गया, इसका साइज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस शरीर में घूम रहा है तो ये पकड़ पकड़ के मार रहा होगा उसको, और पकड़ पकड़ के मार रहा होगा अगर, तो इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका काम बढ़ गया है तो इसका साइज बढ़ जाएगा। समझ गए आप? कभी कभी कुछ इन्फेक्शन जैसे कालाजार है या मलेरिया है, कुछ लोगों में क्रॉनिक मलेरिया है, क्रॉनिक कालाजार है। कालाजार नाम की बीमारी जो लीशमेनिया डोनोवेनाई की वजह से होती है, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाइवैक्स की वजह से होता है, तो कभी कभी लोगों का स्क्रीन का साइज बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए, क्यों मत पूछिएगा, बिकॉज क्यों पूछने के लिए आपको बीमारी पड़नी पड़ती है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्यों हो जाता है ऐसा, बस बेसिक बात आप समझ गए होंगे कि कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर अगर है, कोई बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट, जैसे कालाजार का पैरासाइट जो है वो है लीशमेनिया,
लिवर का पैरासाइट है, लाइक सॉरी मलेरिया का प्लाज्मोडियम, उनकी वजह से ऐसा। लिवर एड्स का वायरस है, बताइए। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हफ्तों महीनों हो गए, हफ्तों हो गए, बहुत परेशान है, क्या हो गया? भूख नहीं लगती, दिन ब दिन वजन कम होता जा रहा है, कमजोर हो रहा है बहुत, पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब, कौन रोग लग गया? बिल्कुल सही थे डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया। जो मरीज को आप एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने में आपने देखा है कि स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा है, काफी बड़ा हुआ है। तो आप एकदम से नहीं बोल देते कि हाँ एड्स हो गया तुम्हें। ऑब्वियसली आप जांच कराते हैं, मरीज में और चीजें देखते हैं। क्यों? क्योंकि एड्स का वायरस लंबे समय से बॉडी में मौजूद रहता है और ये पकड़ पकड़ के मारता रहता है उसको। तो जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे, मेडिसिन पढ़ेंगे, जगह जगह पढ़ेंगे, इन बातों का जिक्र होता है, वहां पूरी कहानी बयान होती है वहां। यहाँ पर हम लोग क्लिनिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो स्प्लीन का साइज क्यों बढ़ जाता है ये हमें पता होना चाहिए। और स्प्लीन को एग्जामिन करने के लिए क्यों वजह बनती है, इसलिए हम स्प्लीन देखते हैं। और इसीलिए बोलते हैं स्पेशल पैल्पेशन ऑफ एब्डोमेन, कि शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिस पर लिवर का साइज बढ़ा होगा, स्प्लीन का साइज बढ़ा होगा और गिल्टियों का साइज बढ़ा होता है। यही वजह है, देखिए, कि आप गर्दन में गिल्टियां देखते हैं, बगल में गिल्टियां देखते हैं, जांग में गिल्टियां देखते हैं, जगह जगह गिल्टियां आप देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। है नहीं? जैसे यूं समझ लीजिए कि शरीर पे जो बाहर से आक्रमण होता है वो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट का होता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इनका होता है। तो बाहरी आक्रमण को झेलने के लिए जो सेल्स मौजूद हैं, जो शरीर की सुरक्षा करते हैं, वो गिल्टियों में बैठे हैं। ये तो बाहर की तरफ है, पेरीफेरी में। अंदर भी होती गिल्टियां, जैसे यहाँ पर अंदर गिल्टियां, दोनों फेफड़ों के बीच में गिल्टियां रखी है, अब्डोमेन में अंदर गिल्टियां रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा गिल्टा जो है वो ये है, क्या बोलते हैं इसे हम? स्प्लीन। थ्रोट के अंदर, गले के अंदर टॉन्सिल है, वो ऐसे ही, यही है वो। ये इस तरह की चीज है वो, बस थोड़ा अलग होता है। इसके और भी बहुत सारे काम है। तो अगर शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस लंबे समय से अगर मौजूद है, जैसे टीबी का बैक्टीरिया लंबे समय से मौजूद है, या एड्स का वायरस लंबे समय से मौजूद है, तो ऑब्वियसली गिल्टियों का साइज बढ़ेगा, स्प्लीन का साइज बढ़ेगा। तो ये सारे कनेक्शन हम लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं। शुरुआत में देखिए, जिस तरह से बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है, समझ में भी आता है और कंफ्यूजन भी होता है। आई एक्सेप्ट, और हम आपको हमेशा ये बोलते हैं, लेकिन इसी कंफ्यूजन से एक रास्ता निकलता है धीरे धीरे। एक धुंध है जो छटती जाएगी और आपको क्लियर रास्ता दिखाई देने लगेगा। इसके लिए जरूरी है परसिस्टेंस, लगातारिता, कंटिन्यूटी। पढ़ते रहिए, समझ में आता रहेगा। तो खाली अगर हम आपको ये बता दें कि एब्डोमेन को पैल्पेट करते हैं हम लोग लिवर पता लगाने के लिए कि लिवर का साइज बढ़ा है कि नहीं, और इसको यूं टेस्ट कर लेते हैं हम, जो इसको ऐसे देख लेते हैं, तो इससे तो काम नहीं बनता ना। धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बात आने लगती है। राइट? तो देखिए, स्प्लीन का साइज अगर बढ़ जाता है,
तो ऑब्वियसली स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है, ये हम पता लगाते हैं, पता लगाते हैं। क्यों पता लगाते हैं? क्योंकि हमें इस बात का खदशा, इस बात का अंदेशा होता है, हमें इस बात का आभास होता है कि मरीज में हो सकता है, मरीज जिस तरह की परेशानियां बता रहा है, तो चलो बीमारी का सुराग इन जगहों पर भी ढूंढते हैं, बिकॉज ये शरीर के मेजर ऑर्गन्स है, इन पे ढूंढते हैं। स्प्लीनिक लंप के बारे में पहला तथ्य ये है, लंप का मतलब स्प्लीन अगर का साइज बड़ा हो जाए, तो उसका पहला तथ्य ये है। दूसरा तथ्य यह है कि स्प्लीनिक लंप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अम्बिलिकस। तीसरा तथ्य यह है कि स्प्लीनिक लंप इट मूव्स विद रेस्पिरेशन। और तीसरा चौथा तथ्य जो है कि इसका कोई कॉज होता है, वो कॉज हमें पता होना चाहिए। तो इट में बी ड्यू टू सम इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन आपको बता दिया, जैसे टाइफाइड फीवर इज इन्फेक्शन, टीबी इज एन इन्फेक्शन, कालाजार इज एन इन्फेक्शन, मलेरिया इज एन इन्फेक्शन, एड्स इज एन इन्फेक्शन। और क्या चाहिए? एकदम जैसे पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बातें इस तरह बैठ जाए कि आप केयरलेस होकर, मतलब एकदम आपके दिमाग में आराम से बातें घुसना शुरू हो जाए। देखिए, जब आप बीमारी पढ़ लेते हैं तब आपकी ये बात समझ में आती है कि टीबी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि टीबी फेफड़े में ही होती है नहीं? कई बार लोगों को लगेगा ना कि टीबी, टीबी में स्प्लीन, तिल्ली फिल्ली फालतू की बकवास करते हैं जो है। अरे भाई ये बताओ कि अगर फेफड़े में टीबी हो गई तो खांसी आवेगी, तो एक्सरा करा लेंगे, एक्सरा कराने टीबी की रिपोर्ट आ जाएगी, दवा लिख देंगे, हो गया काम। कि तिल्ली फिल्ली कहाँ से आ गई है? तो इसका मतलब आप जानते नहीं, जो ऐसा सोचते हैं इसका मतलब वो जानते नहीं है। ये माना कि टीबी के बैक्टीरिया के घुसने का रास्ता फेफड़ा है, फेफड़े में ही पकड़ा जाता है, ज्यादातर बीमारी यही हो जाती है। तो अगर हम इस तरह से नहीं जानते हैं कि टीबी का बैक्टीरिया अगर घुसेगा तो पकड़ा जाएगा, डब्ल्यूबीसी पकड़ लेंगे, लड़ाई होगी तो टीबी यहाँ पे हो गई। लेकिन मान लीजिए यहाँ से निकल के कहीं और चला गया, तो हार्ट में चला गया, जीआईटी में आ गया, लिवर में आ गया, यहाँ आ गया, कहीं गिल्टी में, गिल्टियों में आ गया, तो जहां टीबी का बैक्टीरिया गया वहां पकड़ा जाएगा। मतलब जहां पर पकड़ लिया गया, नोटिस कर लिया गया, पकड़ लिया गया, वहां पर बीमारी की अवस्था क्रिएट हो जाएगी। तो जब तक आप एक, जैसे है ना कि सहजता के साथ बातों को समझने नहीं रखते, हमें लगता है हम टुकड़ों में पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ सकते। राइट? तो टीबी कई बार पूरे पूरे बदन को छोड़ के टीबी यहाँ एब्डोमेन की गिल्टी में बैठी होती है।
ठीक है, टीबी पता लगा, टीबी का बैक्टीरिया पूरे बॉडी को छोड़ के चेस्ट की गिल्टियों के अंदर बैठी हुई है। तो अगर टीबी का इंतजार हम करें कि वो फेफड़े में होता है तो देखते ही रह जाएंगे, आदमी की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, जो मारा जाएगा आदमी। और यही वजह है कि हम लोगों के यहाँ अपने देश में टीबी का अभी तक सफाया नहीं हो पाया। नहीं तो जितनी एडवांस कंट्री अपनी है, तब तक टीबी सीबी का नाम नहीं होना चाहिए था यहाँ। है ना, कि हम लोग कहते हैं ना कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी है ये, तो इकोनॉमी बड़ी है। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ी हुई है बिकॉज पिछले, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मेहनत की है, इकोनॉमी बड़ी बनी है। लेकिन शायद डॉक्टर लोग पीछे रह गए हैं, उन्होंने इन सब बातों को समझा नहीं। आप लोग देखते हैं ना कि हमारे इन लोग डॉक्टरी कैसे करना चाहते हैं, कि जिसका कुछ काम नहीं है वो डॉक्टरी कर लो। ठीक है, तो इसलिए तो अगर कोई भी, जैसे कम से कम जो झोला छाप लोग होते हैं कि चलो कुछ नहीं तो यही कर ले, लेकिन जो पढ़ते हैं वो तो इस बात को समझें कि भाई डॉक्टर पढ़ लिख के बना जाता है, अच्छे से सोच समझ के बना जाता है। देखिए, शरीर के अंदरूनी दुश्मन होते हैं। जैसे कभी कभी शरीर में कैंसर बन गया, तो कैंसर में जैसे ब्लड कैंसर है, सुना है नाम, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। डब्ल्यूबीसी का कैंसर, ल्यूकीमिया। डब्ल्यूबीसी का एक और कैंसर होता है, लिम्फोमा। इनकी वजह से गिल्टियों का साइज भी बढ़ता है, और स्प्लीन का, तिल्ली का साइज भी बढ़ता है, और लिवर का साइज भी बढ़ेगा। और हम आपको हमेशा जो बताते हैं कि कैसे कैसे कैसे, तो थोड़ा वेट कीजिए। हम सब लोग बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ते हैं इन सबको लेकर, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, मेडिसिन में पढ़ते हैं, जगह जगह बड़े बड़े चैप्टर पढ़ते हैं। क्यों ना पढ़ें, मेजर बीमारियों में गिनती होती है इनकी, अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट, लिम्फोमा, राइट, लिम्फोसाइट्स का कैंसर है, ल्यूकीमिया, तमाम तरह के डब्ल्यूबीसी का कैंसर है। ठीक है, इनमें इनका साइज बढ़ा हुआ मिलता है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही पैथोलॉजी में, अभी हम लोग अभी अभी लिवर के बारे में पढ़ना समाप्त किया हम लोगों ने पैथोलॉजी में। हम लोग जानते हैं कि लिवर में एक वेन जाती है जिसका नाम है पोर्टल वेन। स्प्लीनिक वेन इससे जुड़ी होती है, मीजेंट्रिक वेन इससे जुड़ी है। ये आंतों से आती है, ये तिल्ली से आती है। लिवर के अंदर जो सेल्स हैं, लिवर के
के सेल्स बीमार हुए, जैसे इसमें वायरस बैठा है, वायरस 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 बैठा है, राइट। दो मोटी मोटी बातें, ये इसमें शराब बैठी है, शराब 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 शराब, अल्कोहल 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 अल्कोहल। कभी दोनों, कि वायरस भी है और अल्कोहल भी, आदमी वायरस भी बैठा है इसमें और आदमी शराब भी पीता है। तो लिवर, लिवर बर्बाद, भूसा भर जाएगा इसमें, फाइब्रोसिस होने लगती है, इसे हम सिरोसिस बोलते हैं। तो आंतों से जो ब्लड जाता है तो कैसे यहां से निकले, बिकॉज उसे यहां से होकर निकलना है। कैसे निकले, यहाँ जाम, यहाँ पर तो भूसा भरा है, यहाँ का ब्लड जाए तो कैसे निकले। तो उससे आंतों पर असर पड़ता है, आंतों में सूजन आती है, आंतों में सूजन आती है, लिवर में भी सूजन आती है, लिवर, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। सिरोसिस की वजह से पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ता है, जिससे हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। और स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा इसमें। तो देखिए, वो वजह है कि हम लोगों में ये सब ढूंढने लगते हैं, तो वो वजह मिलती है, मतलब ये बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं, ये बीमारी, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं। हम बार बार कितनी बार ये बात बोले कि तभी तो हम लंबे समय तक इन बातों को पढ़ते रहते हैं। जब लंबे समय तक बार बार लगातार पढ़ेंगे, तब ये बातें हमारे दिमाग में जगह बनाती हैं और हम बीमारियों को समझने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे पेशेंट्स होते हैं, वो आपके पास आएंगे बताने के लिए लिवर की बीमारी के बारे में कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है। तो कई बार मरीज को ये भी पता नहीं होता कि लिवर बीमार है। मरीज आपके पास ये बताने आता है कि डॉक्टर साहब, कि हाँ, डॉक्टर साहब बहुत परेशान है, तबीयत खराब है, बहुत हफ्तों महीनों हो गए। क्या हो गया? डॉक्टर साहब ने भूख नहीं लगती है, उल्टी लगती रहती है, मुंह का मजा खराब है, और दिन ब दिन कमजोर होते हैं। अब डॉक्टर साहब आप ही बताओ, जब भूख नहीं लगेगी तो खाएंगे नहीं, तो कमजोर तो होंगे ही। आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो। डॉक्टर साहब कोई शरीफ आदमी है, न बीड़ी न सिगरेट न शराब, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, तो अब तक इलाज नहीं कराया। डॉक्टर साहब इलाज तो करा रहे थे, है, अपने गांव के डॉक्टर को दिखा रहे थे या अपने मोहल्ले के डॉक्टर को दिखा रहे थे, वो इंजेक्शन लगा रहे थे, ग्लूकोज चढ़ा रहे थे। डॉक्टर साहब भी दिक हो गए, परेशान हो गए कि कब तक इंजेक्शन लगवाएं, ग्लूकोज चढ़वाएं, फायदा कुछ होता नहीं है। दवा भी देते हैं डॉक्टर साहब भूख बढ़ाने की, इंजेक्शन भी लगाते हैं वजन बढ़ाने का, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ हो तो रहा नहीं।
तो हमने पता लगाया कोई बढ़िया डॉक्टर का, तो किसी ने बताया आपके बारे में जो है, इसलिए आ गए हम। तो बताइए, आपका नाम सुन के वो आपके पास आया। ठीक। तो देखिए, एक ही बात से आप कहेंगे ये तो हर बात में यही कहते हैं, भूख नहीं लग रही, का वजन कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है। तो यही तो चक्कर है, यही तो डॉक्टरी है, यही तो आर्ट है कि शरीर में तमाम सारी ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे जन्म लेती हैं, जगह लेती हैं, और उन सब की वजह से लोगों को एक ही परेशानी होती है कि दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं, भूख नहीं लगती है, मुंह का मजा खराब होने लगता है, उल्टी लगती है, जैसे इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है, जो शरीर की गंदगी का सफाई भी करती हैं, जैसे लिवर, किडनी, इसमें आदमी को उल्टी भी लगने लगती है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। तो मरीज तो यही कहेगा, ये पता लगाना कि बीमारी है कहाँ, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। मतलब ये समझ लीजिए, एक मरीज, 85 मरीज ये प्रॉब्लम लेकर आएंगे, सबकी कहानी एक ही होगी, सबकी एक ही बात होगी कि साहब भूख नहीं लगती है, वजन कम हो रहा है, कमजोरी लगती है, मुंह का मजा खराब है, उल्टी लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता, खाने की स्मेल अच्छी नहीं लगती, ये सब नहीं होता। अब आपको इसका पता लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप याद करने लगते हैं कि कौन सी बीमारी में होता है ऐसे। हमने जो है क्लिनिकल की क्लास भी पढ़ी थी, नोट्स भी बनाए थे जो है, तो काहे में होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप सिंपली मरीज की बात को सुनते हैं, सुनने के बाद मरीज को एग्जामिन करते हैं, कुछ सवालात करेंगे, और आपको मालूम है जो भी वजह होगी, जब हम मरीज को एग्जामिन करेंगे तो वो जवाब हमें मिल जाएगा कि बीमारी है कहाँ। तो कभी हमें मिलता है कि आदमी में कहीं टीबी है, कहीं हमें मिलता है कि आदमी में कोई हार्ट की बीमारी है जो लंबे समय से मौजूद है, जो उसके बारे में मरीज को पता नहीं है। कभी हमें पता चलता है कि लिवर बीमार है, कभी पता लगता है कि टीबी है, कभी लगता है कैंसर है, कभी लगता है एड्स है। इस तरह से हमें पता चलता है। तो हमें यही क्षमता अपने अंदर पैदा करनी होती है, और यही क्षमता हम लोग पैदा कर लेते हैं अपने पढ़ते पढ़ते जो है लोग ये क्षमता पैदा कर लेते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये भी आपको हमने बता दिया। जैसे हम लोग जनरल क्लिनिकल मेथड्स, यानी जब क्लिनिकल मेथड्स में पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां इस बात का जिक्र होता है, एक टॉपिक इस बात पे डेडिकेटेड है कि कभी अगर मरीज नॉन स्पेसिफिक बातें करे कि भूख नहीं लगती है, कमजोरी लगती है, हर वक्त लेटे पड़े रहने का मन करता है, कमजोरी होती जा रही है, वजन कम होता जा रहा है, बदन में खून कम होता चला जा रहा है, तो ढूंढिए वजह क्या है। वजह हो सकती है कि प्रॉब्लम हार्ट में है, वजह हो सकती है कि प्रॉब्लम लंग्स में है, लिवर में है, किडनी में है, गिल्टियों में है, इंटेस्टीन में है, कहीं पर हो सकती है वजह, ढूंढिए। आप कहीं बाप रे बाप कैसे ढूंढेंगे? तो यही तो आर्ट है। और जो ढूंढ लेते हैं सहज रूप में, वो आप ही जैसे तो लोग होते हैं। ठीक है। और एकदम फ्रेश, जैसे आप अभी पढ़ लिख लिया आपने, पढ़ने के बाद आपने कहीं काम करने लगे तो आप ही बीमारियां डायग्नोज करने लगते हैं। तब आपको मजा आने लगता है कि अरे ये जो हमने पढ़ा था वो सब हम देख रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो कभी कभी लोग, ऐसा भी होता है कि देखिए, कभी कभी लोग बताते हैं कि साहब यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो कभी कभी लिवर की बीमारियों में यहाँ दर्द होता है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, तो वायरल हेपेटाइटिस में ये एक्यूट डिजीज है। एक्यूट का मतलब कल कल तक नहीं थी, आज से परेशानी हो रही है, तो भी लिवर का साइज बढ़ा होता है। तो देखिए, हम आपको कह रहे हैं ना कि अभी हम लोग टेक्निक और कुछ बातें हैं जो सब्जेक्ट को छू रही हैं। धीरे धीरे हम लोग बीमारियां पढ़ते जाएंगे, और बीमारियां पढ़ने के साथ साथ ये एग्जामिनेशन जो हमने पढ़ा है ना, इसका मतलब हमारी समझ में आता चला जाएगा। ठीक है।
तो हमने पढ़ा किसके बारे में, स्प्लीन के बारे में। तो ये स्प्लीन का जो साइज बढ़ जाता है, तो स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है, कभी कभी हमें इस बात का अंदाजा होता है, और कभी कभी हम मरीज को जब पैल्पेट कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है। जैसे आपको हमने बताया था कि कभी कभी हार्ट में इन्फेक्शन होता है, हार्ट में अगर इन्फेक्शन है उसे हम लोग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है। जिन लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ी है वो इस बात को जानते होंगे। इसकी वजह से लोगों में सिर्फ बुखार आता है और कोई परेशानी नहीं है। राइट। अब जो बैक्टीरिया यहाँ है, यहाँ से निकल के अब हार्ट में तो ब्लड ही होता है, तो ब्लड में चला गया, ब्लड में निकल के वो शरीर में घूम रहा है, तो ये पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं उसे। तो मरीज में तेज बुखार है और मरीज अपने मोहल्ले के डॉक्टर, गली कूचे के डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, ठीक है ना। तो पहली बार बुखार आएगा तो शायद किसी के पास भी जाएगा तो वो खाली सिंपल बुखार की टैबलेट दे देगा, बुखार की टैबलेट। लेकिन जब बुखार उतरेगा नहीं तो उसका माथा ठनक जाएगा अगर वो डॉक्टर होगा कि बुखार नहीं उतर रहा है तो वजह क्या है इसकी। तब वो अच्छे से एग्जामिन करना शुरू करता है। तो जब मरीज को एग्जामिन करना शुरू करता है अच्छे से, तो जब वो हार्ट की आवाज सुनता है तो हार्ट में उसे कुछ अबनॉर्मल आवाज सुनाई देती है। तो जैसे हार्ट डॉक्टर जो होगा वो अपनी मुंडी हिलाएगा कि ओहो ये मामला यहाँ का है। उसे मालूम है कि अगर ये मामला यहाँ का हार्ट में अगर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया ब्लड में घूम रहे होंगे और ये मार रहा होगा उसे। तो कहते हैं आप मरीज को कहेगा लेटो जरा, लेटो लेटो। लेट के देखा तो स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है। तो एक कहानी हर चीज के पीछे होती है। धीरे धीरे आ, हम सब लोग सीख जाते हैं। हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि हम सब लोग सीख जाते हैं, बशर्ते कि सब लोगों में सीखने का एक जज्बा होता है। जो लोग हड़बड़ी में होते हैं, जल्दबाजी में कि जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म करें, कि क्लास कर करके परेशान हो रहे हैं जहाँ, तो ऑब्वियसली डॉक्टर की क्लास कभी खत्म नहीं होती। डॉक्टर हमेशा पढ़ते रहते हैं। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर समय किताब लेके बैठे रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग हमेशा काम करता है, बातें जानता रहते हैं। ठीक है। तो देखिए, स्प्लीन का साइज क्यों बढ़ जाता है, तिल्ली का साइज क्यों बढ़ जाता है, ये आपको हमने बताया। ठीक। ऑलराइट। थैंक यू।